हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता भी मैंने आप सभी के लिए चैप्टर वाइज पीवाईक्यू की सीरीज चला रखी है। ठीक है, हम आधुनिक काल कर रहे हैं और आधुनिक काल में भी हम छायावाद, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना एवं हालावाद के पीवाईक्यू करने लग रहे हैं। 302 तक हमारे पीवाईक्यू हो गए थे। आज 303 से अपने क्लास क्या है स्टार्ट होगी भाई। ठीक है, 303 से तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के संयोग से मानव का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भाव में और सालज्ञ है। कमायनी की कथा सृष्टि के विषय में यह विचार किसका है। तो भाई ये विचार किसका है। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के संयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भाव में और सलाह यह है भाई। ये कमायनी की कथा वस्तु के विषय में किसका कथन है। तो ये कथन किसका है ये हमें बताना है। तो नंद दुलारे वाजपेयी का, मुक्ति बोध का, जयशंकर प्रसाद का या अज्ञे जी का है। तो ये कथन भी जयशंकर प्रसाद का रहेगा। सी आंसर अपना बिल्कुल ठीक है। व्याख्या में देख लेते हैं। कमायनी की कथा वस्तु के संबंध में उपयुक्त विचार जयशंकर प्रसाद जी का है। किसका है भाई ये विचार। जयशंकर प्रसाद जी का है। नंद दुलारे वाजपेयी ने कमायनी को भाई क्या कहा है। कमायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है। तो ये कमायनी के विषय में नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा कि कमायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है। मुक्ति बोध ने क्या कहा, कमायनी एक फैंटेसी है। सुमित्रानंदन पंत ने क्या कहा भाई कमायनी के विषय में। तो कमायनी ताजमहल के समान है। जो कमायनी है भाई वो ताजमहल के समान है। किसने कहा, सुमित्रानंदन पंत का ये कथन है। कमायनी आधुनिक छायावाद युग का सर्वोत्तम हिंदी महाकाव्य है। प्रसाद जी की है अंतिम रचना 1935 ईस्वी में लिखी गई। चिंता से लेकर आनंद तक इस महाकाव्य में 15 सर्ग है। ठीक है भाई, चिंता से लेकर आनंद तक इस महाकाव्य में कितने सर्ग है, 15 सर्ग है। अगला क्वेश्चन 304वां। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति में अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। क्या भाई, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति में अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया। छायावाद की यह परिभाषा किसने दी है। तो किसने दी भाई छायावाद की यह परिभाषा। तो छायावाद की यह परिभाषा मुकुटधर पांडे ने दी है, जयशंकर प्रसाद ने दी है, सुमित्रानंदन पंत ने दी है या महादेवी वर्मा ने दी है। तो छायावाद की यह परिभाषा भाई जयशंकर प्रसाद ने दी है। बी आंसर अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। बी आंसर ठीक है। छायावाद की उपयुक्त परिभाषा जयशंकर प्रसाद ने दी है। सुमित्रानंदन पंत ने छायावाद को चित्र भाषा पद्धति कहा है। तो क्या कहा भी सुमित्रानंदन पंत ने छायावाद को चित्र भाषा पद्धति। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोही छायावाद। काफ़ी बार ये पेपर में कथन आ चुका है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद को किसने कहा है। तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। और सीधा ये कथन देके पूछ लिया जाएगा भी ये कथन किसका है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद है। कथन किसका, तो डॉक्टर नगेंद्र का ये कथन रहेगा। आपको ध्यान रखना है, पेपर में क्या पता कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। अगला आगे है नंद दुलारे वाजपेयी। छायावाद सांसारिक वस्तुओं में दिव्य सौंदर्य का प्रत्यय है। तो ये किसने कहा छायावाद के विषय में। नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा भाई छायावाद सांसारिक वस्तुओं में दिव्य सौंदर्य का प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। इनमें से भी कौन सा विकल्प जो है वो सुमेलित नहीं है। देखते हैं। बुध और नाचगर। जो बुध और नाचगर रचनाएं किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की। बिल्कुल ठीक है भाई। जो गलत है यानी सुमेलित नहीं वो बताना है। हिमकृष्णी रामधारी सिंह दिनकर की। देखते हैं इसको। हम विस्पाई जन्म के बालकृष्ण शर्मा नवीन के। बिल्कुल ठीक है। प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा के है। तो भाई जो बी आंसर है हिमकृष्णी रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है और इसमें सुमेलित नहीं है, वही पूछा है। तो हिमकृष्णी किसकी रचना, ये माखन लाल चतुर्वेदी जी की रचना रहेगी हिमकृष्णी। आगे क्वेश्चन है, सॉरी व्याख्या है इस क्वेश्चन की। बी आंसर ठीक है। हिमकृष्णी रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, ये सुमेलित नहीं है, वही गलत है। ये हिमकृष्णी माखन लाल चतुर्वेदी की प्रमुख काव्य कीर्ति है। जो हिमकृष्णी है ये माखन लाल चतुर्वेदी की क्या है, प्रमुख काव्य कीर्ति है। माखन लाल चतुर्वेदी का जन्म होशंगाबाद मध्य प्रदेश में अप्रैल 1889 में तथा निधन जनवरी 1968 ईस्वी में हुआ था। माखन लाल चतुर्वेदी का ये आपको ध्यान रखना है। माखन लाल चतुर्वेदी जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं ये देखते हैं।
कृष्णा अर्जुन युद्ध माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख रचना है जो 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। हिमकृतनी 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुई। साहित्य देवता 1942 में प्रकाशित हुई। हिमतरंगिणी 1949 में प्रकाशित हुई और माता 1951 में प्रकाशित हुई थी। आगे हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? प्रमुख रचनाएं हम देखते हैं हरिवंश राय बच्चन की। तेरा हार 1929 में प्रकाशित हुई। मधुशाला 1935 में। मधुबाला 1936 में। मधु कलश 1937 में। निशान निमंत्रण 1938 में। तरंगिणी 1945 में। बुद्ध और नाचगर 1958 में। दो चट्टानें 1965 में। जाल समेटा 1973 में। तो भाई ये जितनी भी रचनाएं हैं प्लीज़ इनको आप क्रम से याद करो, और यहाँ पे क्रम से ही क्या है मैं ये रचनाएं लेकर आती हूँ आपके लिए, तो आप प्लीज़ इनको क्रम से ही याद करना क्योंकि क्रम में भी कई बार ये पूछी जाती हैं। आगे बाल कृष्ण शर्मा नवीन की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। उर्मिला 1934 में। कुमकुम 1939 में। रश्मि रेखा 1951 में। एपलक 1952 में। कवासी 1952 में। हम विस्पाई जन्म के। नरेंद्र शर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं प्रवासी के गीत, मिट्टी और फूल, अग्निशय, प्यासा निर्झर, मुट्ठी बंद, रहस्य। ये नरेंद्र शर्मा की प्रमुख रचनाएं रहेंगी। आगे है 306वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दिनकर की रचनाएं कौन सी है? जो दिनकर की रचनाएं हैं वो हमें बतानी है भाई। दिनकर की इनमें से रचनाएं कौन सी है? तो उर्वशी, जय भारत, सामधेनी, रश्मि रेखा या रसवंती। देखो भाई उर्वशी दिनकर की रचना है, ठीक है। जो उर्वशी है ये दिनकर की रचना है और जय भारत किसके? ये मैथिली शरण गुप्त की है। तो जहाँ पे ब है उसको हम काट देंगे क्योंकि ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है जय भारत। तो ब इसमें भी है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, अब दो रह गए हमारे पास। ए बिल्कुल ठीक है, तो ए भाई इसमें नहीं है, इसमें है, तो अपना डी ऑप्शन ठीक रहेगा। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, ठीक है। सामधेनी रामधारी सिंह दिनकर की है। रसवंती भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। जय भारत मैंने किसकी बताई? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और रश्मि रेखा किसकी है? ये बाल कृष्ण शर्मा नवीन की रचना रहेगी, ठीक है। डी आंसर अपना ठीक है। उर्वशी, सामधेनी, रसवंती ये रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं है भाई, डी आंसर ठीक है। प्रस्तुत विकल्प रसवंती 1940 ईस्वी, सामधेनी 1947, उर्वशी 1961, रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख काव्य कृतियाँ है। जय भारत 1952 की रचना है मैथिली शरण गुप्त की। रश्मि रेखा 1951 की बाल कृष्ण शर्मा नवीन की प्रमुख रचना रहेगी भाई। अगला क्वेश्चन है, महाराणा का महत्व किसकी रचना है? जो महाराणा का महत्व रचना है किसकी है ये हमें बताना। तो जयशंकर प्रसाद, नवीन जी, केदारनाथ मिश्र या माखनलाल चतुर्वेदी। तो महाराणा का महत्व जयशंकर प्रसाद जी की रचना रहेगी, ये ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है। महाराणा का महत्व 1914 ईस्वी की रचना है। जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है ये। अन्य प्रमुख कृतियाँ हैं इनकी काव्य में प्रेम पथिक, वन मिलन, उर्वशी, कानन कुसुम, झरना, आंसू लहर, कामायनी। ये जयशंकर प्रसाद के काव्य रचनाएं हैं। बाल कृष्ण शर्मा नवीन की काव्य रचनाएं हैं कुमकुम, अपलक, कवासी, हम विस्पाई जन्म के, आदि भाई। माखनलाल चतुर्वेदी की काव्य रचनाएं हैं हिमकृतनी, हिमतरंगिणी, युगचरण, वेणु लोगुंजे, धरा, मरण जवार, आदि भाई। मरण जवार है, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। ये पंक्ति किसकी है? क्या भी समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतना एक विलसती आनंद अखंड घना था। तो ये पंक्तियाँ किसकी है? तो ये भी जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति रहेगी। किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति है ये। आगे देख लेते हैं वैसे हम पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद की व्याख्या में देख लेते हैं। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। तो पंक्तियाँ कामायनी की है, 1935 में जो रचित है और आनंद सर्ग से ली गई है। जयशंकर प्रसाद की ये पंक्तियाँ रहेंगी। और कामायनी की अन्य पंक्तियाँ देखती है, चेतन का साक्षी मानव हो निर्विकार हंसता सा, मानस के मधुर मिलन में गहरे गहरे धसता सा। तो यह आनंद सर्ग से है ये पंक्तियाँ कामायनी के। त्रिलोचन शास्त्री की काव्य रचनाएं हैं धरती, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, अर्घान, आदि गई। जयशंकर प्रसाद की काव्य रचनाएं हैं कोछावास, कानन कुसुम, झरना, लहर, कामायनी, आदि।
अगला क्वेश्चन है, हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहाँ चले, पंक्तियों किस रचनाकार की, जो पंक्तियाँ हैं किस रचनाकार की है? रघुवीर सहाय की, जयशंकर प्रसाद की, अज्ञा भगवती चरण शर्मा की। तो हम दीवानों की क्या हस्ती, ये भगवती चरण वर्मा की पंक्तियाँ रहेंगी। डी आंसर अपना बिल्कुल ठीक है। हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहाँ चले, ये काव्य पंक्तियाँ भगवती चरण वर्मा की प्रसिद्ध कविता दीवानों की हस्ती से ली गई है, जिसमें कवि ने दीवानों के मस्त मौला जीवन पर प्रकाश डाला है। अन्य रचनाएं देख लेते हैं। उपन्यास, चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, सब ही नचावत, राम गोसाई और चाणक्य। तो ये भाई किसकी है, किसकी रचना रहेगी? भगवती चरण वर्मा की। कहानी संग्रह इनके दो बाके, मोर्चाबंदी, इंस्टॉलमेंट, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी। आगे है नाटक, वसीयत, रुपया तुम्हें खा गया, सबसे बड़ा आदमी। ठीक है, रघुवीर सहाय की काव्य रचनाएं देख लेते हैं। सीढ़ियों पर धूप, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, एक समय था आदि। आगे है अज्ञे की काव्य रचनाएं हैं। भगनदूत, चिंता, तैलम, इंद्रधनुष रोंदे हुए, आंगन के पार द्वार गई। आगे है भगवती चरण वर्मा की काव्य रचनाएं। मधुकण, प्रेम संगीत, मानव, रंगों से मोह आदि गई। आगे है 310वां क्वेश्चन, निराला जी द्वारा रचित कविता खंडर के प्रति। ठीक है, जो खंडर के प्रति किसकी रचना है? निराला जी की, आपको ध्यान रखना है। निम्न में से किस प्रकार की कविता है? जो कविता है खंडर के प्रति निराला जी की, ये किस प्रकार की कविता, ये हमें बताना है। ये एक प्रेम गीत है, रोध रूपी कविता है, संबोधन गीत है या व्यंग्य गीत है? तो खंडर के प्रति भाई संबोधन गीत है, सी आंसर ठीक रहेगा। निराला की कविता खंडर के प्रति संबोधन गीत है। ठीक है, क्या है? एक संबोधन गीत है। निराला की प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, गीत गुंज, सांध्य कांकली, जूही की कली, पंचवटी प्रसंग, सरोज समिति, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास और कुकुरमुत्ता। निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। जो निराला जी है इनको हिंदी में भाई मुक्त छंद का क्या है? प्रवर्तक माना जाता है। कुछ आलोचक मुक्त छंद को रबर या केचुआ छंद भी कहते हैं। ठीक है, मुक्त छंद को भाई रबर या केचुआ भी कहते हैं कुछ आलोचक। ये आपको ध्यान रखना, पेपर में अक्सर पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, चित्रधारा किस कवि की कृति है? जो चित्रधारा वो किस कवि की कृति है, ये हमें बताना। जयशंकर प्रसाद की, सुमित्रानंद पंत की, सोहनलाल द्विवेदी की या राम कुमार वर्मा की? तो चित्रधारा भाई जयशंकर प्रसाद की कृति रहेगी, ये आंसर अपना ठीक है। चित्रधारा में जयशंकर प्रसाद की ब्रज भाषा में रचित कविताएं संकलित है। ब्रज की कविताएं प्रसाद कलाधर नाम से लिखते थे। जो ब्रज भाषा की कविताएं हैं जयशंकर प्रसाद जी कलाधर नाम से लिखते थे, यानी ब्रज भाषा में कविताएं कलाधर नाम से जयशंकर प्रसाद जी करते थे, ये आपको ध्यान रखना है। इनका खड़ी बोली में पहला काव्य संग्रह कानन कुसुम है। और खड़ी बोली का पहला काव्य संग्रह कौन सा? कानन कुसुम है। और अंतिम रचना इनकी कामायनी है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की अंतिम रचना कौन सी? कामायनी है। और खड़ी बोली में पहला काव्य संग्रह कौन सा? कानन कुसुम। और चित्रधारा जो है इसकी ब्रजभाषा रहेगी, और ब्रजभाषा में कलाधर नाम से रचना करते थे भाई। प्रसाद की अन्य रचनाएं हैं प्रेम पथिक, उर्वशी, वन मिलन, कानन कुसुम, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू लहर, कामायनी भाई। ठीक है, ये जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। सुमित्रानंद पंत की रचनाएं वीणा, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, लोकायतन, चिदम्बरा आदि। अगला क्वेश्चन है, छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है? छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य लेकर चला है। छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, आनंद सौर्याचार्य, नंद दुलारे वाजपेयी का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर शांति द्विवेदी का। तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का रहेगा, ये ऑप्शन ठीक है। छायावाद के संबंध में उपयुक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल, प्रकरण 4। छायावाद के संबंध में शुक्ल जी कहते हैं कि छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी छायावाद के संबंध में कहते हैं कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी का कथन है। आचार्य शांति
ये द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषेध माना है। जो कामायनी रचना है जयशंकर प्रसाद की, उसको भाई छायावाद का उपनिषेध माना है शांति प्रिय द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन है 313वां। शेषव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में जीवन का उल्लास देखा। पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई है? क्या भाई? शेषव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में जीवन का उल्लास देखा। तो ये पंक्तियाँ भाई सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित हैं। डी आंसर ठीक है। उपयुक्त पंक्तियाँ सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है। ये पंक्तियाँ उल्लास कविता से ली गई है। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता है झांसी की रानी। सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवित्री हैं। हरिवंश राय बच्चन प्रेम और मस्ती के कवि कहे जाते हैं। इनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह है मधुशाला 1935, मधुबाला 1936, मधुकलश 1937 आदि। आगे भगवती चरण वर्मा का प्रसिद्ध कविता संग्रह मधुकण 1932 ईस्वी, प्रेम संगीत 1937 ईस्वी, मानव 1940 ईस्वी, एक दिन आती है। विद्यापति की रचना पदावली है। आगे देखते हैं। पंत जी की रचनाएं वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। ये कथन किसका है? क्या भी पंत जी की रचनाओं वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं? ये कथन किसका? तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का रहेगा भाई। इस क्लास के साथ भाई मैंने आपके लिए हिंदी साहित्य की थ्योरी क्लासें भी चला रखी है, ठीक है। और जो रामचंद्र शुक्ल जी है उनके इतिहास से संबंधित बुक में से मैं आपको क्वेश्चन वही थ्योरी क्लासें आपको करवा रही, तो प्लीज़ आप वो थ्योरी क्लासें भी जरूर से जरूर देखें। तो बी आंसर बिल्कुल ठीक है। वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत से मिलते हैं। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य शुक्ल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा था। ठीक है। जो हिंदी साहित्य का इतिहास है ये रामचंद्र जी की पुस्तक है, रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक है जो 1929 में प्रकाशित हुई थी। इनका प्रारंभिक कविता, ठीक है, इनकी प्रारंभिक कविता वीणा में, जिसमें हृतंत्री के तार भी संग्रहित है। उन्हें देखने पर गीतांजलि का प्रभाव कुछ लक्षित अवश्य होता है, पर साथ ही आगे चलकर प्रवृद्धित चित्रमयी भाषा के उपयुक्त रमणीय कल्पना का जगह जगह बहुत ही प्रचुर आभास मिलता है। पंत जी की पहली प्रौढ़ रचना पल्लव है। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल की कौन सी है? वीणा है। और पंत जी की पहली प्रौढ़ रचना कौन सी है? पल्लव है। डॉक्टर नगेंद्र पंत जी ने मार्क्सवादी दर्शन को चिंतन के स्तर पर स्वीकार किया है। और जो डॉक्टर नगेंद्र जी है, डॉक्टर नगेंद्र ने पंत जी के मार्क्सवादी दर्शन को चिंतन के स्तर पर स्वीकार किया। ये आपको ध्यान रखना। और पंत जी कौन है? सुमित्रानंदन पंत के विषय में यहाँ पे बात हो रही है। आगे डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, किसके भाई? हिंदी साहित्य की दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का। ये 1996 में क्या थी? प्रकाशित हुई थी। पुस्तक में पंत के बारे में कहते हैं, पंत की शिकायत है कि आलोचक उनके पूर्ववर्ती काव्य को सहानुभूतिपूर्वक ढंग से देखते हैं, तो परवर्ती काव्य को उपेक्षा दृष्टि से देखते हैं। निम्नलिखित में से एक रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है, तो कौन सी नहीं है इसमें से राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की रचना? हम विस्पाई जन्म के तो है, सूत की माला भी, विसर्जन भी, लेकिन प्रभात फेरी ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की रचना नहीं है। सी आंसर अपना ठीक रहेगा। प्रभात फेरी नरेंद्र शर्मा की कृति है। ये रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा में नहीं आती, अपितु प्रेम और मस्ती काव्य के अंतर्गत आती है प्रभात फेरी में। प्रभात फेरी का रचना का काल 1938 ईस्वी है और नरेंद्र शर्मा की रचना रहेगी। शेष रचनाएं राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा की रचनाएं हैं। हम विस्पाई जन्म के बाल किशन शर्मा नवीन की रचना है। सूत की माला 1948 ईस्वी हरिवंश राय बच्चन की रचना है। विसर्जन मैथिली शरण गुप्त की रचना रहेगी। नोट: विसर्जन शीर्षक से मैथिली शरण की नाट्य कृति है, जबकि उदय शंकर भट्ट की एक काव्य कृति का शीर्षक विसर्जन है। अगला क्वेश्चन है, नैनों की नीलम की घाटी। क्या भी? नैनों की नीलम की घाटी जिस रसगंध से छा जाती, वह बूंद की
जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। प्रयुक्त पंक्तियाँ कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? तो किस सर्ग से है भाई कामायनी के ये आपको ध्यान रखना। लज्जा से, वासना से, श्रद्धा से या काम से? तो ये पंक्तियाँ लज्जा सर्ग से है। आगे देख लेते हैं व्याख्या में। उपयुक्त पंक्तियाँ कामायनी के लज्जा सर्ग से ली गई है। कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित क्या महाकाव्य है जो 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस कृति पर प्रसाद जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान मिला है। भाई किस पे? कामायनी पे। अगला क्वेश्चन है, सॉरी व्याख्या ये भी अभी तो फिलहाल 15 के 15 सर्ग दे रखे हैं कामायनी के यहाँ पे। ठीक है, देख लेते हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, सब पर संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद है। ठीक है, चिंता से तो सर्गों की आरंभ होता है और आनंद पे समाप्ति होती है, आपको ध्यान रखना। और 15 के 15 सर्ग आपको याद करने हैं। कामायनी एक क्या है? प्रतीकात्मक काव्य है। प्रमुख पात्र व उनके प्रतीक इस प्रकार है। मनु मन का प्रतीक है। श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। ईड़ा तर्क बुद्धि का प्रतीक है। कैलाश पर्वत समरसत्ता का प्रतीक या आनंद कोश का प्रतीक है। कुमार मानव का प्रतीक है। ठीक है, मनु और श्रद्धा का पुत्र है भाई कुमार। इसमें आगे है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है? ठीक है भाई, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है इनके अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है? तो अंग्रेजी, फ्रांसीसी, बंगला या फारसी? तो फ्रांसीसी साहित्य का प्रभाव है भाई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में होने वाली प्रतीक शैली पर सबसे अधिक फ्रांसीसी शैली का प्रभाव है। कविता में जब कोई वस्तु इस तरह प्रयोग की जाती है कि वह किसी दूसरी वस्तु की व्यंजना पर संकेत करे तब उसे प्रतीक कहते हैं। सूफी काव्य फारसी शैली में लिखा गया है तथा सभी सूफी बेसरा संप्रदाय के हैं। ठीक है, जितने भी सूफी है ये बेसरा संप्रदाय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन है? पीछे अभी क्वेश्चन आया था ना, कौन है भाई मुक्त छंद के प्रवर्तक? निराला जी है। बी आंसर अपना ठीक रहेगा। हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। निराला की प्रसिद्ध रचना है जूही की कली जो 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जो पूर्णतः मुक्त छंद में रचित है। निराला की रचना तुलसीदास 1938 ईस्वी एक क्या प्रबंधात्मक काव्य रचना है। इसमें छंदों की प्रधानता है। निराला हिंदी कविता को छंदों की वृद्धि से मुक्त करने वाले कवि माने जाते हैं, अर्थात इनको मुक्तक छंद का प्रवर्तक भी कहा जाता है। मुक्तक छंद को भी केचवा या रबर छंद भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुम वहन कर सको जन मन मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ये पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत की किस कृति से उद्धृत है? देखो भाई, आपको ये तो पता चल गया ये पंक्ति किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की है। तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। तो सुमित्रा नंदन पंत की पंक्तियां है, लेकिन किस में से ली गई है? कौन सी कविता में से ली गई है? युगांत, ग्राम्या, गुंजन या श्रवण ढूली। तो ग्राम्या जो इनकी कविता इसमें से पंक्तियां ली गई हैं। तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ये पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत की ग्राम्य कृति से उद्धृत की गई हैं। सुमित्रा नंदन पंत के काव्यों को विद्वानों ने 4 श्रेणियों में बांटा है। कौन कौन सी है श्रेणियां देख लेते हैं। पहली है छायावादी, ठीक है। दूसरी है प्रगतिवादी, फिर है अंतश्चेतनावादी, फिर है नव मानवतावादी। तो ये 4 है भाई, इनको देख लेते हैं। छायावादी इनकी रचनाएं कौन कौन सी? सुमित्रा नंदन पंत की उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928 और गुंजन 1932। तो ये छायावादी रचनाएं हैं। प्रगतिवादी रचनाएं कौन सी इनकी? युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्या 1940। अंतश्चेतनावादी रचना इनकी श्रवण किरण 1947, श्रवण धूलि 1947, युगपत 1949। आगे है नव मानवतावादी रचनाएं उत्तरा 1949 ईस्वी, चिदम्बरा 1958, कला और बूढ़ाचार 1959 ईस्वी, अतिमा 1955 ईस्वी, लोकायतन 1964 ईस्वी, सत्यकाम 1975 ईस्वी। आगे है महादेव वर्मा ने किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृति के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित है? ठीक है, जो महादेव वर्मा हैं इनके किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृति के विभिन्न काव्यांशों पर
आधारित है? तो सप्तपर्णा, दीपशिखा, निर्जा या सांध्य गीत। तो जो सप्तपर्णा रचना है, ये आंसर अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। महादेवी वर्मा के सप्तपर्णा काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृति के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित है। सप्तपर्णा में महादेवी ने अपनी सांस्कृतिक चेतना के सहारे वेद, रामायण, थेर गाथा, अशोक घोष, कालिदास, भवभूति एवं जयदेव की कृतियों से तादात्म्य स्थापित करके 39 चयनित महत्वपूर्ण अंशों का हिंदी काव्यानुवाद प्रस्तुत किया है। महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं निहार 1930 ईस्वी, रश्मि 1932, निर्जा 1935, सांध्य गीत 1936, यामा 1940, दीपशिखा 1942, सप्तपर्णा 1960 ईस्वी। महादेवी वर्मा के सप्तपर्णा में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्य अनुवाद संकलित है। महादेवी वर्मा के यामा में उनके निहार, रश्मि, निर्जा और सांध्य गीत के महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया है। यामा काव्य संग्रह पर महादेवी वर्मा को 1982 ईस्वी का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। आगे क्वेश्चन है 321वां। छायावाद का व्यक्ति स्वतंत्रता समानता मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद संबंधी यह अभिमत कथन इनमें से किस आलोचक का है? तो किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर नंदुलाल वाजपेयी का, डॉक्टर नामवर सिंह का या डॉक्टर नगेंद्र का? तो डॉक्टर नामवर सिंह का ये कथन रहेगा। सी आंसर अपना ठीक है। छायावाद का व्यक्ति स्वतंत्रता समानता मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावादी संबंधी यह अभिमत कथन डॉक्टर नामवर सिंह का है। डॉक्टर नगेंद्र, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र का कथन है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है भाई। और डॉक्टर नंदुलाल वाजपेयी ने क्या कहा? मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? इनमें से कौन सा काव्य संग्रह भी नरेंद्र शर्मा का नहीं है, ये हमें बताना है। कर्णफूल, सूलफूल, प्रवासी के गीत या अपराजिता? जो अपराजिता है भाई ये नरेंद्र शर्मा का नहीं है काव्य संग्रह। कर्णफूल भी नरेंद्र शर्मा का है, सूलफूल भी है, प्रवासी के गीत भी है, लेकिन जो अपराजिता है ये इनका नहीं है। किसका है? राम शुक्ल अंचल जी का रहेगा। आगे देख लेते हैं, व्याख्या में देख लेते हैं भाई। डी आंसर ठीक है। अपराजिता काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है। अपराजिता काव्य संग्रह के काव्य कृति के रचनाकार रामेश्वर शुक्ल अंचल जी हैं। इनका जन्म मई 1915 ईस्वी तथा निधन अक्टूबर 1996 ईस्वी में हुआ था। अपराजिता 1939 ईस्वी में इनके द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। उल्का उपन्यास, चढ़ती धूप, सीलमयी काव्य संग्रह इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। आगे देखते हैं 323वां। वह उस शाखा का वन विहग, उड़ गया मुक्त नभ निस्तरंग। पंक्तियाँ किस छायावादी कवि की है? क्या भाई? वह उस छाया का वन विहंग, उड़ गया मुक्त नभ निस्तरंग। पंक्तियाँ किस छायावादी कवि की है? तो जयशंकर प्रसाद की, सुमित्रानंदन पंत की, महादेवी वर्मा की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की? तो ये पंक्तियाँ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रहेगी। डी आंसर बिल्कुल ठीक है। वह उस शाखा का वन विहग, उड़ गया मुक्त नभ निस्तरंग। उक्त काव्य पंक्तियाँ छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। यह पंक्ति निराला के तुलसीदास से अवतरित है। निराला के अन्य काव्य संग्रह अनामिका 1923 ईस्वी में, परिमल 1930 में, गीतिका 1936 ईस्वी में, कुकुरमुत्ता 1942 में, अणिमा 1943 में, बेला 1946 में, नए पत्ते 1946 में, अर्चना 1950 में, आराधना 1953 में, गीत गूंज 1954 में, सांध्या कांकली 1969 में। आगे पंक्तियाँ देखते हैं। पंक्तियाँ और उनके रचनाकार। तेरे प्रकाश में चेतन संसार वेदना वाला, मेरे समीप होता पाकर कुछ करुण उजाला। तो जयशंकर प्रसाद की है भाई पंक्तियाँ। सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम। ये सुमित्रानंदन पंत की पंक्तियाँ काफ़ी बार पेपर में आई हुई है भाई। क्या पूजा क्या अर्चन रे, उस असीम का सुंदर मंदिर, मेरा लघुत्तम जीवन रे। तो
महादेवी वर्मा जी की काव्य पंक्तियाँ हैं। आगे है सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान हमें करना है। ठीक है, तो देखते हैं सूची 1 और सूची 2। तो इसका मिलान हम करेंगे, इतना ही आएगा भाई। ठीक है, देख लेते हैं। कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो। क्या भाई, कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो। तो भाई ये कैसी पंक्ति है? तो ये स्त्री जागृत करने वाली, स्त्री जागृत की पंक्ति रहेगी, इससे संबंधित है ये। कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो। आगे है बीती विभावरी जाग रही। क्या भाई, बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा गटूसा नाग रही। तो ये कैसी है? जागरण गीत है ये। ठीक है, जागरण गीत है। आगे है सी, ये जो जमुना के से कछार, पंदे फटे विबाई के उधार। क्या भाई, ये जो जमुना के से कछार, पद फटे विबाई के उधार। तो ये कैसी है? ये सामाजिक विसंगति से संबंधित है। तो भाई देखो यहाँ पे ए का 2, बी का 1, सी का 4 और इस धारा सा ही जग का कर्म, शाश्वत इस जीवन का संगम। तो ये दार्शनिकता है। तो डी का 3 भाई। तो 2 4 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 2 4 1 3 तो नहीं है भाई, नहीं 2 1 4 3 है, सॉरी 2 1 4 3। डी आंसर ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं भाई व्याख्या में। सूची 1 और सूची 2, कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो, हो उठी है चंचू छूकर। तो ये स्त्री जागृत है। बीती भागरी जाग रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा गटूसा नाग। तो जागरण गीत है भाई। ये जो जमुना के से कछार, पद फटे विबाई के उधार। सामाजिक विसंगति है। इस धारा सा ही जग का कर्म, शाश्वत इस कर्म इस जीवन का संगम। तो दार्शनिक पंक्ति है। आगे है 325वां, मैं नीर भरी दुख की बदली का प्रतिपाद्य है। भाई मैं नीर भरी दुख की बदली। ठीक है, ये पंक्तियाँ किसकी है? ये महादेवी वर्मा की पंक्तियाँ हैं। इसका प्रतिपाद्य क्या है ये हमें बताना है, और जो सही है वो हमें देना है आंसर। तो भाई इसमें रहस्यवादी ढंग से जीवन की नश्वरता की बात की गई है। क्या भाई, इसमें रहस्यवादी ढंग से जीवन की नश्वरता की बात की गई है। जो सही है वो बताना। देखते हैं, इसमें स्त्री के सामाजिक प्रत्यय और शय को रेखांकित किया गया है। आगे देखते हैं भाई, स्त्री का जीवन दुख में ही बीतता रहा है। बिल्कुल ठीक है। मैं नीर भरी दुख की बदली। स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती, वह उसी से नया सृजन करते हैं। ये भी बिल्कुल ठीक है। तो 3 और 4 अपने ठीक है, पहला और दूसरा गलत है, क्योंकि स्त्री के विषय में यहाँ पे बात हो रही है। 3 और 4 अपना ठीक है। 3 और 4 डी आंसर, डी में है, डी आंसर अपना ठीक रहेगा। मैं नीर भरी दुख की बदली का प्रतिपाद्य, स्त्री का जीवन दुख में ही बीतता रहा, अतः स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती, वह उसी से नया सृजन करती रहती है। महादेवी वर्मा की महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांदेगी, तियामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा आदि। अगला क्वेश्चन है, कर रही लीला में आनंद, महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, विषव का उन्मिलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। शिव की कौन सी 3 शक्तियों को महाचिति कहा गया है? यह ना महाचिति। तो शिव की कौन सी ऐसी शक्ति है जिसको यहाँ पे महाचिति कहा गया है, ये हमें बताना है। तो नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से हमें देखना है कौन सी है भाई शिव की ऐसी शक्तियाँ। इच्छा है, बिल्कुल ठीक है। ज्ञान भी है, ठीक है, लेकिन स्मृति नहीं है, ये गलत है। कामना नहीं है, स्मृति नहीं है, ज्ञान है इसमें। इच्छा, ज्ञान, क्रिया है, ये बिल्कुल ठीक है। सी आंसर ठीक है। सी आंसर ठीक है। इच्छा, ज्ञान, क्रिया, शिव की 3 शक्तियों को महाचिति कहा गया है। उक्त काव्य पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य के सरदा सर्ग से उद्धृत है। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा के संबंध में रामचंद्र शुक्ल की क्या स्थापनाएं हैं? ठीक है, महादेवी वर्मा के संबंध में रामचंद्र शुक्ल जी की क्या स्थापनाएं हैं, ये हमें बतानी है। तो देखते हैं रामचंद्र शुक्ल जी ने महादेवी वर्मा के विषय में क्या कहा है। महादेवी के गीतों का मूलाधार मिलन सुख है, ये बिल्कुल गलत है भाई, मिलन सुख बिल्कुल नहीं है। आगे देख लेते हैं, छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा ही रहस्यवाद के अंतर्गत, बिल्कुल ठीक है भाई, रहस्यवाद के अंतर्गत आती है भाई छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा। 2 तो बिल्कुल ठीक है, पहला गलत है, दूसरा बिल्कुल ठीक है भाई।
पहला गलत है, यहाँ पे है पहला, ठीक है, यहाँ पे दूसरा ठीक है, दूसरा यहाँ पे ठीक है, दूसरा यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे नहीं है दूसरा ठीक। ठीक, आगे देखते हैं। महादेवी के गीतों में अनूठी व्यंजना है। आगे देख लेते हैं। महादेवी के गीतों में वास्तविक अनुभूतियाँ हैं, रमणीय कल्पना नहीं। ये गलत है भाई। तो तीसरा ठीक है, दूसरा और तीसरा ठीक है, बी आंसर अपना ठीक रहेगा। बी आंसर ठीक है। छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी ही रहस्यवाद के भीतर रही है। उस अज्ञात प्रीतम के लिए वेदना ही इनके हृदय का भाव केंद्र है, जिससे अनेक प्रकार की भावनाएं कूट कूट कर झलक मारती है। वेदना से इन्होंने अपने स्वाभाविक प्रेम व्यक्त किया है, उसी के साथ वे रहना चाहती है। इनके गीतों में अनूठी व्यंजना है, अतः महादेवी वर्मा के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के 2 और 3 कथन बिल्कुल सत्य है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राम की शक्ति पूजा से संबंधित उपयुक्त कथन कौन से है? ठीक है, उपयुक्त कथन कौन से है ये हमें बताना जो सत्य है भाई। तो ये हम देखेंगे कौन से सत्य है राम की शक्ति पूजा के संबंध में कथन। राम रावण के अनिर्तित समर का इतना विराट और उदार चित्र अन्यथा दुर्लभ है। जो सही है वो हमें बताना, ये बिल्कुल ठीक है। राम की शक्ति पूजा का उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण में है, ये बिल्कुल गलत है भाई, ये ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पहला ठीक है, दूसरा गलत है। आगे देख लेते हैं। इसमें सूक्ष्मता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थ योजना अप्रीतम है। इसमें राम एक देवी चरित्र के रूप में, ये गलत है। तो दूसरा और तीसरा ठीक है, पहला और चौथा गलत है। दूसरा और तीसरा सही है, सही बताना। दूसरा और तीसरा नहीं, पहला और तीसरा सही पूछा ना, पहला और तीसरा था। एक मिनट रुको, हाँ पहला और तीसरा, क्योंकि एक मकबल है, पहला और तीसरा ठीक है, दूसरा तो गलत था हमारा। सी आंसर में है, सी बिल्कुल ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे। महाकवि निराला की काव्य रचना राम की शक्ति पूजा से संबंधित उपयुक्त कथन निम्नलिखित है। राम रावण के अनिर्तित समर का इतना विराट और उदार चित्रण अन्यथा दुर्लभ है। इसमें सूक्ष्मता के अनेक स्तरों पर विचरण करने वाली अर्थ योजना अप्रीतम है। अक्टूबर 1936 में प्रकाशित राम की शक्ति पूजा पर सर्वाधिक प्रभाव बांग्ला के कृतिवास रामायण का है। इस कविता का मुख्य विषय राम रावण युद्ध नहीं बल्कि सीता की मुक्ति है। इसमें राम एक देवी चरित्र के रूप में नहीं है। राम का अंकन युगिन संवेदना के अनुकूल यहाँ पूरी तरह मानवीय धरातल पर हुआ है। आगे भाई, बच्चन सिंह के अनुसार परिवर्तन कविता से संबंधित सही कथन कौन से है? बच्चन सिंह के अनुसार परिवर्तन कविता जो है इससे संबंधित हमें कथन बताने हैं। कौन से इससे संबंधित कथन हमारे बिल्कुल सही है? तो देखते हैं। पहला है, जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया है। तो ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, परिवर्तन के विषय में, परिवर्तन जो कविता उसके विषय में है, पहला ठीक है। दूसरा है, परिवर्तन में एक ही लय का प्रयोग किया गया, बिल्कुल गलत है। पहला ठीक है भाई, दूसरा गलत है। आगे देखते हैं। इसमें कहीं कहीं संस्कृत की तत्सम शब्दावली के द्वारा परिवर्तन के भयंकर उपाकार का चित्रण किया गया, बिल्कुल ठीक है। पहला तीसरा ठीक है, दूसरा गलत है। आगे देख लेते हैं। पहला बस 2 ही पूछ रखे, पहला और तीसरा अपना ठीक है। 3 4 तो देख लेते हैं। कभी परिवर्तन का स्वागत नहीं करना चाहते, ये गलत है। पहला तीसरा ठीक है, यानी सी आंसर अपना ठीक रहेगा। बच्चन सिंह की परिवर्तन कविता के संदर्भ में सही कथन है, जीवन की भाई थोड़ा बलर है, और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप विधान का जटिल और प्रभावशाली रूप बना दिया है। इसमें कहीं कहीं संस्कृत की तत्सम शब्दावली के द्वारा परिवर्तन के भयंकर उपाकार का चित्रण किया गया। परिवर्तन कविता सुमित्रानंदन पंत द्वारा रोला छंद में रचित है, लंबी कविता है। ठीक है, जो परिवर्तन कविता सुमित्रानंदन पंत द्वारा रोला छंद में रचित क्या है? एक लंबी कविता, यानी परिवर्तन कविता सुमित्रानंदन पंत की रचना है, जो पल्लव नामक काव्य संग्रह में संकलित है। कौन सी? परिवर्तन कविता। परिवर्तन कविता को समालोचकों ने ग्रैंड महाकाव्य कहा है। इस कविता में पंत ने परिवर्तन के कोमल और कठोर दोनों रूपों का चित्रण किया है। सुमित्रानंदन पंत की प्रमुख काव्य कृतियाँ वीणा 1927 ईस्वी, ग्रंथि 1920 ईस्वी, पल्लव 1928 ईस्वी और ग्रामा 1940 ईस्वी आती हैं। अगला क्वेश्चन है 330वां, पुरूरवा द्वारा कहे गए संवाद। ठीक है, पुरूरवा द्वारा कहे गए संवाद इनमें से कौन से है, ये हमें बताना है। कवि और प्रेमी एक नहीं है। प्रेमी तन की सुंदरता पर मुग्ध होता है, जबकि कवि देह से दूर जाता है।
ठीक है, जो सही है वो हमें बताना है। आगे देखते हैं भाई, मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, ये बिल्कुल ठीक है भाई, पुरुरवा द्वारा कहे गए संवाद है। ठीक है, ये तीसरा है, कुसुम और कामनी दोनों सुंदर होते हैं परंतु फूल अधिक सुंदर होते हैं। फोर्थ है, प्रेम केवल जलन नहीं वह अमृत शिखा भी है, ये भी बिल्कुल ठीक है, यानी 2 और 4 अपना बिल्कुल ठीक रहेगा भाई, ये पुरुरवा के कथन है। दूसरा और चौथा अपना ठीक है, डी आंसर अपना ठीक रहेगा। पुरुरवा द्वारा कहे गए संवाद है, मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ तथा प्रेम केवल जलन नहीं वह अमृत शिखा भी है। उर्वशी नामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित गीति नाट्य है। 1961 ईस्वी में प्रकाशित इस काव्य में दिनकर ने उर्वशी और पुरुरवा के प्राचीन आख्यान को एक नए अर्थ में से जोड़ना चाहा है। अगला क्वेश्चन है भाई 331वां, मुख कमल समीप सजे थे दो किस लिए से पूरन के, जल बिंदु से दृश्य ठहरे कब उन कानों में दुख किनके। इस छंद में प्रेयसी के किस गुण या प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है, ये हमें बताना है। तो देखते हैं, प्रेयसी रूपवती है, प्रेयसी के लिए उपयुक्त उपमान नहीं है, प्रेयसी निर्दय है या प्रेयसी प्रिय के प्रति अनुकूल है। तो भाई इस जो छंद ऊपर दे रखा है इसमें भाई प्रेयसी क्या है, निर्दय है भाई, निर्दयी है प्रेयसी। व्याख्या में देख लेते हैं, सी आंसर ठीक है, मुख कमल समीप सजे दो किस लिए से पूरन, जल बिंदु से दृश्य ठहरे कब उन कानों में दुख किनके। तो इस छंद में प्रेयसी की निर्दयता के गुण या प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है। प्रस्तुत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की कविता आंसू से ली गई हैं। आगे है पंक्ति है ये भी है कि पुरुरव पुरस्तः प्रेहि दुरापन वात इवाह मिस्मी। उर्वशी का तृतीय अंक इस बीज भाव पर केंद्रित इसका स्तोत्र है। तो इसका क्या स्तोत्र है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, तैत्तिरीय उपनिषद है या बृहद्रथ पुराण है। तो ऋग्वेद है भाई इसका केंद्रीय स्तोत्र। यहाँ पे देख लेते हैं, पुरुरवा पुरस्तः प्रेहि दुरापना वात इवा मसहिम। उर्वशी अर्थात हे पुरुरवा तुम अपने घर को लौट जाओ, मैं वायु के समान दुष्प्राय हूँ। उर्वशी का तृतीय अंक में इस बीज भाव पर केंद्रित इसका स्तोत्र ऋग्वेद है। उर्वशी महाकाव्य के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर है। इसमें कुल 5 अंक है। कितने अंक अभी 5 अंक है उर्वशी में। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलान करना है। तो देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलान करना है। तो करते हैं, मिलन के पल केवल 2-4 विरह के कल्प अपार। क्या भाई, मिलन के पल केवल 2-4 विरह के कल्प अपार। तो ये भाई कहाँ से, एक मिनट रुक लो भाई, सारे के सारे ऑप्शन एक साथ ही ले लेते हैं। हाँ जी, यहाँ पे है, मिलन के पल केवल 2-4 विरह के कल्प अपार। तो ये परिवर्तन कविता से है बी पंक्ति। 1-4 आ गया, तुम भूल गए पुरुषोत्तम मोह में कुछ सत्ता है नारी की। ठीक है, क्या भाई, तुम भूल गए पुरुषोत्तम मोह में कुछ सत्ता है नारी की। तो ये कमायनी से है भाई, बी का 3 है। सिंधु की निसीमता पर लघु लहर का लाश कैसा, दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा। तो ये सांदे गीत की पंक्तियां हैं। आगे है, उपल वृत्ति हुई तम छा गया पट गई मही कंकर पास से। तो ये प्रिय प्रवास की है भाई। तो डी का 1, 4 3 2 1। ठीक है, 4 3 2 1, 4 3 2 1 ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं, मिलन के पल केवल 2-4 विरह के कल्प अपार। तो परिवर्तन कविता की पंक्तियां, तुम भूल गए पुरुषोत्तम मोह में कुछ सत्ता है नारी के, कमायनी की है भाई पंक्तियां। आगे है, सिंधु की निसीमता पर लघु लहर का लाश कैसा, दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा। सांदे गीत की पंक्तियां, उपल वृष्टि हुई तम छा गया पट गई मही कंकर पात से परिप्रवास की पंक्ति रहेगी। अगला क्वेश्चन, सुंदरता का आलोक स्तोत्र है फूट पड़ा मेरे मन में जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। तो उपयुक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा। तो इन पंक्तियों के रचयिता भाई सुमित्रानंदन
पंत रहेंगे। तो भाई बी आंसर अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। आगे देख लेते हैं। बी आंसर ठीक है। सुंदरता का आलोक स्तोत्र है फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। उपयुक्त पंक्ति के रचयिता सुमित्रानंद पंत है। यह काव्य पंक्ति पंत जी के युगांत काव्य संग्रह में संकलित है। छायावादी कवि एवं उनके काव्य पंक्तियां हम देखते हैं। छायावादी कवि हैं और उनकी जो महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां वो हम देख लेंगे यहाँ पे भाई। संवेदन का और हृदय का यह संघर्ष न हो सकता, फिर अभाव सब असफलताओं की गाथा कौन कहाँ बकता। तो ये जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। अपशब्द अधरों का सुना भाष, मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है भाई पंक्तियां। सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम। ये सुमित्रानंद पंत की पंक्तियां काफी महत्वपूर्ण है भाई। ये आगे है। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको भाता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको आता है बुझ जाना। ये महादेव वर्मा की पंक्तियां हैं। अगला आगे है फिर काव्य पंक्तियां हैं भाई। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। इस काव्य धारा का प्रतिपाद्य क्या है। तो क्या है भाई देख लेते हैं। स्त्री स्वावलंबी है, पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है, स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है, स्त्री पुरुष स्वच्छंद है। तो बी आंसर ठीक रहेगा। पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। ऊपर में जो एक काव्यांश या पंक्तियां हैं इनके विषय में कहा गया है। बी आंसर ठीक है। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हतलती का वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। तो इस काव्यास का प्रतिपाद्य पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं। उक्त पंक्तियां सुमित्रानंद पंत के परिवर्तन से उद्धृत है। आगे क्वेश्चन है भाई। किरण तुम क्यों बिखरी हो आज, रंगी हो तुम किसके अनुराग, सरवन सर्जित किंजलक समान, उड़ाती हो परमाणु पराग। किसकी काव्य पंक्तियां हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी की काव्य पंक्तियां रहेंगी। डी आंसर अपना बिल्कुल ठीक है। उपयुक्त काव्य पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रह झरना जो 1918 से प्रकाशित हुआ था कि किरण शीर्षक कविता से है। इलाचंद्र जोशी ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना है। तो भाई छायावाद का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को किसने माना। इलाचंद्र जोशी ने माना है। प्रसाद जी की प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात है। ठीक है। जो जयशंकर प्रसाद जी इनकी प्रथम कविता कौन सी है। प्रथम प्रभात है जो 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। झरना संग्रह में संकलित है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि है। जो माखनलाल चतुर्वेदी जी है ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं। हिमकृष्णी इनकी रचना जो 1943 में प्रकाशित हुई तथा हिमतरंगिणी भी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना 1949 में प्रकाशित हुई थी। इनकी रचनाएं हैं। इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। जो माखनलाल चतुर्वेदी जी है इनको एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है। प्रसाद को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना है। तो अभी ऊपर हमने देखा किसने माना है। इलाचंद्र जोशी ने माना है। डी आंसर अपना बिल्कुल ठीक रहेगा भाई। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक इलाचंद्र जोशी ने माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना है। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल जी ने भी मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना है। रामचंद्र शुक्ल जी ने। छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेव वर्मा आती है। ठीक है। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आज की क्लास के अपने 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आशा करती हूँ भैया आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें भाई। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन आप करना ना भूलें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर भी हम क्लास की PDF वहीं पर शेयर करते हैं। तो आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।